तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अर्थात यहाँ पर आप सभी लोगों को हम गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप सभी को समझना है और आप कभी नहीं भूलेंगे, और उत्तल पृष्ठ के लिए भी आप सभी लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अगर आप ये समझ जाएंगे तो उत्तल पृष्ठ में आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ प्रश्न का नाम है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन। तो यहाँ पर हम एक अवतल पृष्ठ बना लेंगे। अवतल पृष्ठ क्या होता है भैया? अंदर से दबा हुआ होता है। ये एक अवतल पृष्ठ हमने बना लिया, ठीक है। ये हमने एक अवतल पृष्ठ बना लिया, क्लियर है। ये हमने क्या किया, एक अवतल पृष्ठ की मुख्य अक्ष खींच दिया। यहाँ पर आपका पोल हो जाएगा, इसको पी से मैंने व्यक्त कर दिया। हम इस गोलीय अवतल पृष्ठ को नाम दे देते हैं एस पी एस डैश। तो सबसे पहली हमारी लाइन क्या होगी थ्योरी में, आपको लिखना है कि माना हमारे पास एक गोलीय अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है। हमारे पास जो गोलीय अवतल पृष्ठ है उसका नाम क्या है? एस पी एस डैश है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ये आपका गोलीय अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है, ये क्या करता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को, इधर क्या है आपका विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1 है, और इधर आपका है भैया आपका सघन माध्यम। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। सघन माध्यम का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n2 है। और आप सभी लोगों को पता है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो विरल माध्यम के अपवर्तनांक से क्या होता है भैया? ज़्यादा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो n2 का मान होगा वो n1 से क्या होगा भैया? ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इस फिगर को आपको समझना है, सारा खेल फिगर में है, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक गोलीय अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है, जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। ये जो पृष्ठ है इस निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को इस निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से अलग कर रहा है। तो इधर हो गया विरल माध्यम, इधर हो गया सघन माध्यम। अब हम करते क्या है, देखिए, चूंकि ये एक आपका गोली पृष्ठ है, गोली पृष्ठ पर अगर अपवर्तन दिखाना तो सबसे पहले अभिलंब खींचना होगा, क्योंकि अपवर्तन की घटना में आप सभी को पता है अपवर्तक पृष्ठ होना चाहिए। तो अपवर्तक पृष्ठ यहाँ पर कौन सा है? अवतल है, अवतल गोली अवतल पृष्ठ अपवर्तक है। और यहाँ पर अपवर्तन की घटना में ये एक अपवर्तक पृष्ठ मानते थे और इस पर एक अभिलंब खींचते थे। तो कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती थी तो अभिलंब की ओर झुक जाती थी, यही तो दिखाते थे। तो यहाँ पर गोली अवतल पृष्ठ है, ये आपका विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। तो इस गोली अवतल पृष्ठ पर सबसे पहले अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब कहाँ से जाएगा? इसके केंद्र से। तो यहाँ पर इसका केंद्र मान लेते हैं और इससे एक हम सीधी रेखा खींचते हैं, जो कि इस अवतल पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगी? अभिलंब का कार्य करेगी। इसको नाम दे देते हैं सी एक्स। क्या नाम दे दिया हमने? सी एक्स नाम दे दिया। ये अभिलंब है इस अवतल पृष्ठ के लिए, क्लियर। अब यहाँ पर एक वस्तु मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं? एक वस्तु मान लेते हैं। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। वस्तु से चलने वाली पहली किरण आएगी इस अपवर्तक पृष्ठ के इस बिंदु पर, क्या होगी भैया? आपतित होगी। बहुत ध्यान से समझना है एक बात को, वस्तु से चलने वाली पहली किरण आएगी इस गोली पृष्ठ के अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर, क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपतित हो जाएगी। क्लियर हुई बात? यहाँ पर ये आपकी आपतित हो गई। अब प्रकाश किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, क्योंकि इधर सघन माध्यम है। अपवर्तन की घटना में हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे हल्का सा झुक जाएगी, झुक गई, ठीक, हमने इसको झुका दिया। अब यहाँ पर देखिए, इस वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण हम क्या करेंगे? इस गोली अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश पर क्या करेंगे? अभिलंबवत आपतित करेंगे। तो अभिलंबवत आपतित करेंगे तो ये ओपी की दिशा में जाएगी। और आपको पता है कि अपवर्तक पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित की जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। तो ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए ऐसे सीधी रेखा में निकल आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु से चलने वाली पहली किरण ऐसे अपवर्तित हो गई और वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण ऐसे सीधे निकल गई। तो क्या ये किरण कहीं पर एक दूसरे को काटेगी? नहीं काटेगी। जब काटेगी नहीं तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये वाली जो किरण अपवर्तित थी इसको हम पीछे की ओर बढ़ा लेंगे, डैट डैट करके इसको पीछे की ओर बढ़ा लेंगे और इस किरण को भी पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगी? बिंदु आई पर काटेंगी। और यहाँ बिंदु आई पर इस वस्तु ओ का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि किरणों को क्या किया गया है? आभास करके पीछे की ओर बढ़ा करके तब मिलाया गया है, इसलिए यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? इस बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब आई बनेगा।
अब आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि O से लेकर के जो P तक की दूरी होती है, ठीक है, वस्तु की दूरी, इसको U से लिखा जाता है। क्योंकि ये सब जो दूरियां हैं निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेंगी, इसलिए माइनस लिया जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाता है और सारी दूरियां पोल से ही मापी जाती हैं, ठीक है। C से लेकर के P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या r हो जाएगी। हम इस बिंदु A से इस पर एक लंब डाल देंगे, इसका नाम दे देंगे AN, ठीक है, और इसकी ऊंचाई को हम मान लेंगे h। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं क्लियर हुई, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन की घटना में जो आपका अभिलंब होता था और जो आपकी आपतित किरण होती थी, इसके बीच जो कोण बनता था वो आपतन कोण होता था, और अपवर्तित किरण यानी जो विचलित किरण होती थी और जो अभिलंब होता था उसके बीच जो कोण बनता था उसे हम अपवर्तन कोण कहते थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो वस्तु से चलने वाली किरण है ये आपतित किरण है, और ये हमने सी से जाने वाली जो रेखा खींची है सी अक्ष, ये अभिलंब है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपकी आपतित किरण ऐसे गई है और ये आपकी, देखिए ये अभिलंब है और ये वाली आपकी आपतित किरण है। ओ से जाने वाली किरण आपतित है और सी से जाने वाली अभिलंब है। तो इसके बीच जो कोण बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच, कैसा कोण बनेगा, तो आप कहेंगे आपतन कोण बनेगा। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण आई बन रहा है। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, ये किरण अब यहाँ से अपवर्तित हुई क्योंकि विरल से सघन में आ गई, तो ये अपवर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। इसके बीच जो यहाँ कोण बनेगा इसे कहेंगे अपवर्तन कोण आर। क्लियर हुई बात। और इसी अपवर्तित किरण को हमने पीछे बढ़ाया है और ये आपका अभिलंब है। तो यहाँ पर भी ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण आर। या ऐसे समझ लीजिए, ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। क्लियर है कितनी बात की नहीं, उम्मीद है कि इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आपको बता देते हैं कि थ्योरी में लिखना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है, आपको हेडिंग लगा लेना है, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन या अपवर्तन का सूत्र। आपको लिखना है कि हमारे पास जो है, माना एक गोली अवतल पृष्ठ है SP(S', क्लियर है, ठीक है, जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 के सघन माध्यम से पृथक करता है या अलग करता है। इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है माना। अब आपको पूरा सॉल्व करके हम बता दे रहे हैं क्या मानना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखिए आपतन कोण आपका, पहली बात देखो माना क्या है, O से लेकर के P तक की दूरी, O से लेकर के P तक की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, -u, क्योंकि ये सारी दूरियां आपकी जो है x अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेंगी अगर निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पाटी लगाएंगे, और वही चिन्ह पर पाटी हमारे सिलेबस में। प्रतिबिंब की P तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, IP जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -v, और C से लेकर के P तक की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, तो C से लेकर के P तक की जो दूरी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या आपकी R हो जाएगी। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और ये जो दूरी हमने मानी है AN, इसको हमने माना है H। अगर आपतन कोण की यहाँ पर बात करें, जितना माना है सब आपको लिखना। आपतन कोण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपतन कोण होगा वो आपका कौन सा होगा, देखिए ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब था, आपतन कोण हो जाएगा OAC, ठीक है, आपतन कोण OAC बराबर आपतन कोण हो गया, ठीक। अपवर्तन कोण की अगर हम बात करें, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, देखिए ये आपकी अपवर्तित किरण है, इसी को तो पीछे बढ़ाया गया है, और ये आपका विलंब है। तो अपवर्तित किरण देखिए IAC, जो आपका कोण IAC हो जाएगा, ये आपका अपवर्तन कोण R हो जाएगा। अपवर्तन कोण को R से लिखते हैं। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे माना, पुनः हम यहाँ पर एक बात मानेंगे कि जो हमारी O से लेकर के ये OA रेखा है आपतित किरण, ये अभिलंब के साथ अल्फा कोण बनाती है, और जो IA रेखा है ये अभिलंब के साथ बीटा कोण बनाती है, और जो CA रेखा है ये अभिलंब के साथ गामा कोण बनाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना OA कामा में IA तथा CA अभिलंब के साथ नहीं भैया, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के साथ, ठीक है। CA मुख्य अक्ष के साथ या मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाती है। क्या बनाती है भैया, गामा कोण बनाती है। इस चीज़ को हम मान लिया, बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आया। हमने मान लिया कि जो OA रेखा है और जो IA रेखा और जो CA रेखा है ये मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है, जैसे ये बाह्य कोण है, ये सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज, OA और यहाँ पर C ले लेंगे। OAC में
अगर हम देखें ओ ए सी इस त्रिभुज में, तो गामा बाह्य कोण होगा और यहाँ पर ये कोण आई होगा और अल्फा, मतलब अल्फा और आई का जो योग होगा वो बाह्य कोण गामा के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस आई बराबर गामा। तो यहाँ से हम आपतन कोण आई का मान निकालेंगे, तो गामा माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा। देखिए अल्फा उधर भेज दिए तो हमको आई का मान पता चल गया। इसी प्रकार हम ले लेंगे इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे आई ए सी। दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज आई ए सी में अगर आई ए सी में देखेंगे तो ये वाला कोण आर होगा, ये वाला कोण बीटा होगा और गामा बाह्य कोण होगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे बीटा प्लस कोण आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, गामा के। तो यहाँ से जब आर का मान निकालेंगे अपवर्तन कोण का मान, तो ये आपका हो जाएगा गामा माइनस बीटा। जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपको ज्ञात हो जाएगा तो अगले स्टेप में आपको लगाना है स्नेल का नियम। काय का नियम लगाना भैया, स्नेल का नियम लगाना है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे नाउ स्नेल के नियम से, किस नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से आप सभी लोग जानते हो कि जो साइन आई बटे साइन आर का अनुपात होता है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है, यानी n2 बटे n1। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि जो ये आपका गोली अवतल पृष्ठ लिया गया है इसका व्यास बहुत छोटा माना गया है, और जब गोली अवतल पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा होगा तो जो आपतन कोण है और जो अपवर्तन कोण है ये बहुत छोटे कोण होंगे, और इनको जब रेडियन में मापा जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन आई को आई के बराबर कर देंगे, क्योंकि जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो साइन को छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे चूँकि गोली पृष्ठ का जो व्यास है, गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर जो साइन आई का मान होगा वो आई के बराबर लिखा जाएगा और जो साइन आर का मान होगा वो आर के बराबर लिखा जाएगा। बताओ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से। अब देखिएगा स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे इस डेरिवेशन को, ठीक है। चलिए भाई, अब जब साइन आई को आई के बराबर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन आई के स्थान पर आई हो गया, साइन आर के स्थान पर आर करेंगे बराबर n2 बटे में n1, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आई n1 बराबर में n2 आर। कैंची हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ से देखिए आई और आर का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान सकते हो, इसको समीकरण 2 मान सकते हो। आई व आर का मान रखने पर, आई व आर का मान रखने पर, चलिए रखने पर तो आई का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा इंटू में n1, क्लियर। और n2 आर का मान रखेंगे गामा माइनस बीटा। बहुत आसान डेरिवेशन, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। गामा का गुणा n1 से हो जाएगा गामा n1 माइनस का अल्फ़ा n1 बराबर गामा n2, गुणा कर रहे हैं अंदर से, माइनस बीटा n2। गामा वाले मतलब सजातीय पद एक तरफ कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा गामा n1, इसको इधर लाएंगे माइनस का गामा n1, n2 है शायद, ये आपका n2 है। देखिए इस अल्फ़ा n1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का अल्फ़ा n1 हो जाएगा, और उधर पहले से आपका बीटा n2 ऑलरेडी पहले से है, मानते हैं इस बात को। अब यहाँ से जब गामा कॉमन लेंगे तो ये n1 माइनस n2 हो जाएगा और ये अल्फ़ा n1 माइनस बीटा n2 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, अभी इसका भी यूज है, ठीक है। अब देखिए जो अल्फ़ा बीटा और गामा है, यहाँ पर अल्फ़ा कौन सा कोण था, ओ ए जो रेखा थी ये मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही थी, इसी तरीके से आई ए जो थी मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही थी, इसी तरीके से जो सी ए है ये मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रही। अब हम अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज में ओ ए एन, यहाँ समकोण त्रिभुज लगाएंगे और टैन अल्फा लगाएंगे। चूंकि अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे कोण है तो हम अल्फा को टैन अल्फा के बराबर मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमको लंब पता है और आधार पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा इधर लिखेंगे हम, फिगर आप सभी लोग बना लीजिएगा, जगह कम है, अभी इधर रफ भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक। तो इधर लिख रहे हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा इधर इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा जगह मिल जाए हमें। लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा बीटा व गामा बहुत छोटे कोण हैं, क्या है, बहुत छोटे कोण हैं, दिखाई पड़ रहा है सभी को, बहुत छोटे कोण हैं, ठीक। इसलिए हम अल्फ़ा को मानेंगे टैन अल्फ़ा के बराबर, बहुत ध्यान से समझिएगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अगर टैन अल्फ़ा लेंगे तो लंब ए एन हो जाएगा, आधार ओ एन हो जाएगा।
AN बटे में ON। मेरी बात को समझिएगा, N से कोई दूरी नहीं मापी जाती, हमेशा पोल से मापी जाती है। तो N पोल के बहुत ज़्यादा समीप है, तो हम ON को OP के बराबर मान के चलेंगे। तो AN बटे में कितना हो जाएगा OP। AN की अभी मैंने दूरी बताई है, H माना है मैंने, और ये YH की धन दिशा में होने की वजह से H को प्लस लिया जाएगा। बटे में OP की बात करें तो OP का मान हमने अभी यहाँ पर माना भी है माइनस का U। तो इस तरीके से ये माइनस का U हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हम बीटा को किसके बराबर मानेंगे? tan बीटा के बराबर। अभी इस त्रिभुज को देखेंगे IAN वाले को, तो ये लंब हो जाएगा AN, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं H, और आधार की अगर बात करें तो आधार IN, जिसकी दूरी आपकी IP ली जाएगी क्योंकि NP के बहुत करीब है, तो इसको लिख देंगे माइनस का V। क्लियर? इसी तरीके से हम लिखेंगे गामा बराबर tan गामा। क्लियर? tan गामा लेंगे तो ये CAN ये वाला त्रिभुज लेंगे, लंब आपका H हो जाएगा, आधार आपका CN जो कि CP के बराबर होगा जो कि R है, तो ये आपका हो जाएगा H बटे में R। लेकिन R भी माइनस होगा क्योंकि y एक्स अक्ष की ऋण दिशा में दूरी पड़ रही है सारी। तो इस तरीके से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा के लाके आपको इस समीकरण 3 में रख देना है। तो लिखेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान कहाँ पर रखने पर? मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 में हम अल्फा बीटा और गामा का मान रख देते हैं। तो गामा की वैल्यू देखिए, पहले यहाँ पर क्या है गामा, ये गामा का मान आया है आपका H बटे में माइनस का R। ब्रेकेट में कितना है? तो आप कहेंगे N1 माइनस का N2। बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। अल्फा की बात करें तो अल्फा का मान आया है H बटे में माइनस का U, और N2 में N1 माइनस। बीटा की बात करें तो बीटा की वैल्यू H बटे माइनस V, यहाँ माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा H बटे में कितना भाई V, और N2 में कितना है? तो आप कहेंगे N2। अगर हम दोनों पक्षों में H कॉमन लेकर के काट दें तो H कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बचेगा 1 बटे R, और माइनस का गुणा इस ब्रेकेट से करा देंगे तो ये हो जाएगा N2 माइनस का N1। माइनस से अंदर से गुणा करा दिया, H दोनों पक्षों में कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए आपका H कैंसिल हो चुका है, तो ये माइनस का N1 बटे U बचेगा, और प्लस का बचेगा N2 बटे V। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ये माइनस वाला है तो उसको बाद में लिख लेते हैं माइनस N1 बटे V। तो ये गोली अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का यहाँ पर निगमन आपका हो चुका है, जब पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 हो। बात समझ में आई कि नहीं समझे भैया? बहुत आसान डेरिवेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा रब कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया जाए, तब तो अलग अलग अपवर्तनांक होगा नहीं। तो उसके लिए देखिए सूत्र का क्या रूप होगा, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं इधर, है ना। चलिए भाई इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। आप सभी लोग अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पर नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इससे आसान अब आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए भाई अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? यदि विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम, इसको खींच लीजिएगा, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो, तो आप सभी लोग जानते हैं n बराबर क्या हो जाएगा? N2 बटे में N1। क्यों? देखिए विरल माध्यम के सापेक्ष की बात हुई, जिसके सापेक्ष की बात होती है उसके अपवर्तनांक को नीचे रखते हैं, और जिसके अपवर्तनांक की बात होती है उसको ऊपर रखते हैं। तो n बराबर N2 बटे N1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इस समीकरण में हम क्या करेंगे? N1 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा 1 बटे R, हम क्या कर रहे हैं? N2 माइनस N1 में हम N1 ले लिए कॉमन, तो N2 में N1 कॉमन नहीं मिला तो N2 के बट्टे में N1 चला जाएगा। N1 कॉमन मिला, ये आपका 1 हो जाएगा बराबर। उधर भी हम क्या करेंगे? N1 कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा N2 बट्टे में N1, और पूरे बट्टे में कितना V, और माइनस N1 कॉमन लिया तो 1 बट्टे में, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है भाई, यहाँ पर आपका N2 बट्टे V माइनस N1 बट्टे U है, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। तो N2 बटे N1 कॉमन नहीं मिला तो बटे में चला जाएगा, बटे में V माइनस N1 मैंने कॉमन ले लिया, 1 बटे U। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए N1 से N1 दोनों पक्षों में कैंसिल, 1 बटे R हो जाएगा, और N2 बटे N1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी? N, तो N माइनस 1 हो जाएगी बराबर N2 बटे N1 के स्थान पर N हो जाएगा, बटे में V माइनस 1 बटे में U। इस तरीके से जब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक की बात की जाए
मान लीजिए सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक की बात हो रही, तो n1/n2 हो जाएगा, तो आपको दोनों पक्षों में n2 कॉमन लेना पड़ेगा, काट देना आपको रहेगा। ठीक, तो आएगा कुल मिला के यही व्यंजक। तो देखिएगा यहाँ पर यही जो है गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। गोली अवतल पृष्ठ के लिए, किसके लिए भैया? गोली अवतल पृष्ठ के लिए किसका सूत्र है? अपवर्तन का सूत्र है। हमें उम्मीद है, अपवर्तन का सूत्र है, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर दिक्कत भैया तो वीडियो को रिवर्स कर लीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास आपके पास है, आप जो है हमको इधर उधर बढ़ा करके कोई भी स्टेप में दिक्कत हो तो आप समझ सकते हैं। और ये बहुत आसान डेरिवेशन था। इसी तरीके से आप सभी लोगों को उत्तल पृष्ठ के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।